नितिन। राइट। देखिए अब जहां पे भी डे और डेट आ गया, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल जहां भी वर्ड डे आ जाए, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, कोई भी डेट हो, ऑन 3rd February, ऑन 5th March 2004 और 5th September 2019। बीट एनी डेट, आप किसका यूज करोगे? ऑन का। कोई भी डे हो या कोई भी डेट हो, हम किसका यूज करेंगे? ऑन। नाउ फिर इन की बात करते हैं। इन यूज होता है हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के लिए। एनी बिगर टाइम फ्रेम विल इनवाइट इन। जितने भी बड़ी टाइम विंडोज होती हैं उसके लिए किसका यूज होता है? दिस इज फॉर बिगर टाइम विंडोज। जो भी बड़े टाइम फ्रेम है उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? इन। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन 2019, इन 2004। जितने भी बड़े टाइम फ्रेम हो गए उसके लिए किसका यूज होगा? इनका। फॉर एनी बिगर टाइम फ्रेम ये यूज है। जो हमने टाइम स्केल पे देखा था, एक आपका ऐड था, दूसरा ऑन था, और तीसरा क्या था? इन। सबसे छोटा छोटा टाइम फ्रेम है ऐड, उससे बड़ा टाइम फ्रेम ऑन, और सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है तो इन। अब इन पे देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी जो एट ऑन इन हमने पढ़ा, दैट वाज इन रिलेशन टू टाइम, वो समय के कॉन्टेक्स्ट में था, टाइम के रिलेशन में। हाँ। अब देखिए जो सेंटेंस नंबर 1 है, दैट इज इम्पोर्टेंट, वैसे क्वेश्चंस पूछता है।
लेकिन द स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट ऑन लास्ट संडे। ऑन द लास्ट संडे को अगर मैं अंडरलाइन करूं तो वहां पे कोई भी गलती नहीं थी। अब यहां पे लेकिन लिखा है द स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट ऑन लास्ट संडे, यहां तक द स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट हो गया, विच इज फाइन, वर्ब हो गई, फाइन द टेस्ट ऑन लास्ट संडे। अगर केवल संडे रहता तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल होता, विच इज फाइन, क्योंकि किसी भी डे या डेट से पहले मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, ऑन के। लेकिन ऑन से जस्ट एग्जैक्टली पहले यू हैव अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड। जैसे ही कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड आ जाए जो उसको डिस्क्राइब करे, लास्ट हो, नेक्स्ट हो, दिस हो, दैट हो, कोई भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड आ जाता है तो उस केस में हम एट, ऑन और इन, इनका इस्तेमाल नहीं करते। केवल संडे रहता है तो मैं ऑन का इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। संडे के एग्जैक्टली पहले अगर कोई डिस्क्राइब करता हुआ वर्ड आ जाए, जो संडे को डिस्क्राइब करे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड आ जाए जैसे लास्ट, नेक्स्ट, दिस या दैट, उन केसेस में हम इन, एट और ऑन, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो सही स्टेटमेंट होगा द स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट लास्ट संडे। वहां पे एट, ऑन, इन का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन सी द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। मैं एक स्टेटमेंट दो तरीके से लिख सकता हूं। यहां दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं आपके, एक है ऑन लास्ट मंडे और एक है ऑन मंडे लास्ट। अगर मैंने कहा ही अराइव्ड ऑन लास्ट मंडे, मंडे के एग्जैक्टली पहले ऑन रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मंडे के एग्जैक्टली पहले देखिए क्या आ गया, लास्ट। लास्ट हो, नेक्स्ट हो, कोई भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड आ जाए जो उसको डिस्क्राइब करे, उन केसेस में एट, ऑन, इन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। मैंने सिंस की बात नहीं करी, मैंने फ्रॉम की बात नहीं करी, मैंने एट, ऑन, इन, जनरली जो एग्जाम्स में देता है एट, ऑन, इन करके देता है, ये क्या है, गलत है। तो सही स्टेटमेंट होगा ही अराइव्ड लास्ट मंडे। अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे देखूं तो लिखा ही अराइव्ड ऑन मंडे लास्ट। अब देखिए ये जो ऑन का इस्तेमाल हुआ ये मंडे के लिए हुआ है, जो लास्ट वर्ड चला गया है वो लास्ट में, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मीनिंग भी दोनों की सेम है। अगर आपने लास्ट मंडे बोला तो यहाँ पे एट, ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप कहते हो ये अराइव्ड ऑन मंडे लास्ट, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम। दूसरा वाला ऑन मंडे लास्ट बिल्कुल सही है, लेकिन ऑन लास्ट मंडे नहीं होगा, ना ही एट लास्ट, ना ही इन लास्ट, केवल क्या, लास्ट मंडे। हालांकि दोनों की मीनिंग क्या है, सेम। एक इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखिए आता है। दे विल कम ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। मैंने कहा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एट, ऑन, इन करके देता, अगर ट्यूसडे के एग्जैक्टली पहले ऑन रहता, नो मिस्टेक, उसके एग्जैक्टली पहले एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड आ गया, नेक्स्ट हो, लास्ट हो, तो उन केसेस में मैं एट, ऑन, इन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सही स्टेटमेंट हो जाएगा दे विल कम नेक्स्ट ट्यूसडे। अब उसी पे बेस नंबर 2 देखिए। दे अराइव्ड हियर एट लास्ट नाइट। एट लास्ट नाइट, नाइट के एग्जैक्टली पहले ठीक है, अगर कोई आर्टिकल नहीं होता तो एट नाइट बिल्कुल सही होता, लेकिन जस्ट प्रायर टू दिस एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड आ गया, लास्ट नाइट आ गया, अब मैं एट, ऑन, इन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और सही स्टेटमेंट होगा दे अराइव्ड हियर लास्ट नाइट। नंबर 3 एंड 4, अगर नंबर 3 देखा जाए तो ही वॉज प्रेजेंट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो या कोई भी हो, इन द मॉर्निंग पहले वाले में इन आएगा, लेकिन इस वाले में देखिए इन द मॉर्निंग ऑफ 3 दिसंबर हो या कोई इवेंट हो, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी डेट हो, तो यहाँ पे इन का इस्तेमाल ना होके यहाँ पे देखिए क्या इस्तेमाल होता है। ये एक
पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करता है। ये देखिए कुछ चीजें इडियोमैटिक होती हैं। देयर आर सर्टेन phrases which are idiomatic. Idiomatic means they are being used, we do not make any changes into that. हम अपने से कोई भी चेंज इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, कोई भी चेंज नहीं लाते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर इडियोमैटिक। इडियोमैटिक मतलब वो ऐसे यूज होता रहा। हम लोग ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। ये preposition ऑफ भी देख रहे हैं, ये preposition ऑन बिल्कुल सही है। ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर की मतलब हुई, अगर न्यू ईयर की पार्टी होती तो न्यू ईयर की पार्टी आप कब करते हो? 1 जनवरी 2018, दिस इज सपोज टू बी द न्यू ईयर, लेकिन पार्टी कब होती है? उसके पहली वाली शाम को, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर की शाम को 8 PM 6 फ्रेंड्स या 4 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स बैठते हैं, पूरे सामान के साथ, खाने पीने के साथ, जो भी साजो सामान होता है उसके साथ बैठते हैं। तो जब पार्टी स्टार्ट होती है न्यू ईयर की, तो न्यू ईयर की पार्टी 1 जैन को नहीं होती। न्यू ईयर की पार्टी कब होती है? 31 दिसंबर की शाम को 8 बजे। 6 फ्रेंड्स बैठे होते हैं, सारा सामान होता है, तो जो पार्टी होती है तो उसी को कहा जाता है ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। ऑन द ईव का मतलब यहाँ पे इवनिंग होता है। क्या होता है? इवनिंग। ऑन द इवनिंग ऑफ न्यू ईयर, उसी से याद रखना, कुछ भी हो, ये ऑफ वाला फॉर्मेट आ जाए, यहाँ मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून, वहां पे क्या आएगा? ऑन। ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, ऑन द ईव ऑफ दिवाली, इसका मतलब हुआ जस्ट पहले वाली शाम। तो जब इस वाले फॉर्मेट में कुछ भी आए, तो यहाँ पे इन न होके, एंड न होके क्या होता है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 दिसंबर। ईव का मतलब इवनिंग। उत्मा मैम इज हियर, उत्मा मैम आ चुकी हैं। उत्मा मैम डेली वोकैब वगैरह वो पढ़ा रही है, आप लोग उसको प्लीज ध्यान दीजिए। उन्होंने क्लोज टेस्ट वगैरह की भी प्रैक्टिस कराई हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल उसको जरूर देखिए इंटरेस्ट में। वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आपकी हेल्प ही करेगा। तो उनकी वीडियोस जरूर देखें आप लोग। और मैं भी देखता रहता हूँ, वर्ड्स होते हैं और आपके क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसको जरूर देखिए। हरविंद कौशिक पूछ रहे हैं, सर प्रेपोजिशन कब स्टार्ट हुआ? हरविंद कौशिक जी, आप सो रहे हैं लग रहा है। हम्म। नीलेश कुमार पूछ रहे हैं, राम वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर या इन द कॉर्नर? इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर। कोई और प्रेपोजिशन आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जैसे सिंस यूज कर सकते हो। जैसे ही हैज बीन स्टेइंग हियर सिंस लास्ट वीक, ही हैज बीन स्टेइंग हियर सिंस लास्ट नाइट। मैंने एट, लास्ट नाइट के पहले एट ऑन इन नहीं आएगा, लेकिन सिंस वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है। कहां पर उनकी वीडियो होती है? हरविंद कौशिक कह रहे हैं कि मेरे 2 दिन से मैंने क्लास नहीं ली थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। मौसम बदल रहा है, आप अपना ख्याल रखिए। पास्ट क्लास, हरविंद कौशिक जी, पास्ट क्लास का ऑप्शन है, उसमें देख सकते हैं। और पानी खूब पीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो रही है। मेन पानी न पीने के कारण कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है। डिफरेंस बिटवीन लेंड एंड बोरो? बोरो मीन्स होता है उधार लेना, और लेंड का मतलब होता है उधार देना। अगर बबलू सिंह पूछ रहे हैं कि सर लेंड और बोरो में क्या डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर आप मुझे उधार देंगे तो मैं बोलूंगा कैन यू बोरो मी, नहीं कैन यू लेंड मी 500 रुपीज। अगर मुझे उधार लेना है तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू बोरो। अगर मैं उधार दूंगा तो आई विल लेंड। बैंक उधार देता है तो बैंक लेंड्स, बट कस्टमर्स क्या करते हैं, बोरो करते हैं। दैट इज बोरो। मैम की क्लास यूट्यूब पे अपलोड है सर। हम यूट्यूब पे होता है ना आफ्ताब? हाँ, यूट्यूब पे अपलोडेड, हाँ अपलोड तो होती हैं। यूट्यूब पे हैं उनकी क्लासेस। हाँ, फाइव टाइम उसमें मेंशन कर दोगे? हाँ। हाँ, लेकिन 5 बजे होगी तो, हाँ इनकी तो कोई क्लास 5 बजे होती नहीं है। अच्छा, अभी आपके पास लिंक आ जाएगा उनकी। डेली ऑल्टरनेट डे पे 5 बजे लाइव क्लास भी चलती है। लेंड और बोरो लिखा है, लेंड के लिए इज फॉर मनी ओनली, नहीं। लेंड हम सपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं, कैन यू लेंड मी सम सपोर्ट, असिस्टेंस किसी के लिए भी होता है। अभी लिंक आ जाएगा आपके पास। देखिए, अब इस पे यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ इन द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। बताइए कौन सा सही और कौन सा गलत है, विच वन इज राइट विच वन इज रॉन्ग। एक सही और एक गलत है, बताइए कौन सा सही और कौन सा गलत है। आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस आई कुड थिंक नथिंग बट, रिश्वांकी बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बट मोल्ड द रॉकेट लॉन्चर इनटू द पोजीशन। डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी। इंदु कुमार 2:58 पीएम। इंदु कुमार ने आंसर दिया 2:58 पे, 3 बजने में 2 मिनट कम। उन्होंने जवाब दिया है एट द बिगिनिंग, और सेकंड इज करेक्ट। रेखा से सेकंड में ऑन द बिगनिंग, रेखा वो तो अपराध हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। सांथी दूसरा करेक्ट है सर। फर्स्ट में एट यूज होना चाहिए, नहीं, वकार इज ऑल्सो रॉन्ग। रवि राज कह रहे हैं दोनों सही है। तान्या साहू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 3 बजने में 1 मिनट बाकी, 2:59 पीएम, एकदम सही जवाब। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। हरविंद कौशिक की तबीयत खराब होने के कारण कह रहे हैं दोनों सही है, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। बोथ करेक्ट। मोहित पूछ रहे हैं प्रोनाउन कब करेंगे, आज ही पढ़ेंगे, परेशान मत हो। हाँ।
वोकैब के लिए केवल रीडिंग करो, रीडिंग, नो रट्टाफिकेशन, रीडिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रीडिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। हाँ देखो, इन दोनों में देखिए अगर मैंने कहा कि मान लीजिए, मैंने केवल कहा इन द बिगिनिंग द स्टूडेंट्स वर डिलाइटेड, दे वर वेरी हैप्पी, मैंने केवल कहा शुरुआत में स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे वाले में आई एम ट्राइंग टू पर्टिकुलराइज, जैसे ही मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया, अब यहां पे पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, किसकी शुरुआत में, क्लास की शुरुआत में। जैसे ही ऑफ के बाद ये सब मेंशन कर देता, मान लीजिए क्लास चली 2:30 से, मान लीजिए क्लास चली 4:30 तक, ठीक है, 2:30 PM टू 4:30 PM क्लास चली, ठीक। अब ये कह रहा है कि क्लास की शुरुआत में, हेयर इन वी आर ट्राइंग टू पर्टिकुलराइज, जैसे ही आप पर्टिकुलराइज करोगे, जैसे ही आप स्पेसिफाई करोगे, द मोमेंट यू स्पेसिफाई और पर्टिकुलराइज कि क्लास की शुरुआत में, द मोमेंट ऐसे मान लीजिए क्लास ये है 2:30 टू 4:30 PM चली, तो बिगिनिंग ये हो गया, ये मिडल हो गया इंटरवल, और ये हो गया एंड। जैसे ही मैं स्पेसिफाई करूंगा, पर्टिकुलराइज करूंगा, वहां पे जैसे ही आप पर्टिकुलराइज करते हो, स्पेसिफाई करते हो, कहा, क्लास की शुरुआत में, क्लास में तीन एंड होगा, बिगिनिंग होगा, मिडल होगा, एंड होगा। द मोमेंट यू पर्टिकुलराइज, वहां पे टाइम की सबसे छोटी यूनिट आएगी, तो मैं इन का यूज तो नहीं करूंगा, ऑन का भी यूज नहीं होगा, यहां पे होगा at the beginning of the class because we are trying to specify। इस वाले में मैंने केवल लिखा इन द बिगिनिंग, मैंने कुछ बताया ही नहीं कि कॉन्सर्ट के बिगिनिंग में, मैच के बिगिनिंग में, क्लास के बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग में, मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो नॉर्मल है इन द बिगिनिंग पहले वाले में बिल्कुल सही, लेकिन जैसे उसको स्पेसिफाई करता हूं, पर्टिकुलराइज करता हूं, ऑन द बिगिनिंग नहीं बोलूंगा, इन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एट, बिकॉज एट किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम। एक और देखते हैं इसी पे बेस्ड। मान लीजिए, मान लीजिए हरविंद कौशिक नासा में बहुत बड़े इंजीनियर हैं। आपने बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, विच वन इज राइट एंड विच वन इज राइट।
वेरी गुड। रवि बाघेल, अनिकेत वर्धन, विनय, नेहा दुबे, मनीषा चराती, मोहित पारिक, एकदम सही जवाब। फर्स्ट में नो एरर और सेकंड में बचा हुआ है एट आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझ गया, ऐसे आता है इन द बिगिनिंग इन द एंड। नो, पेन। एट, ऑन, एट। ना, अरविंद कौशिक इनकरेक्ट। पहले में देखो, बात करते हैं एट, ऑन, इन रिलेशन टू प्लेस। अगर मैं किसी को बोलूं ही वॉज स्टैंडिंग डॉट द डोर, देखो ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन और एट में डिफरेंस क्या था। ऑन मीन्स होता है इफ एनीथिंग इज एग्जैक्टली पोजिशन ऑन टू समथिंग एल्स। मान लीजिए आपको कहा गया कि यू कॉल्ड मी अप, और मैंने कहा कि तुम रेड लाइट पर खड़े रहना, इधर उधर मत जाना। लेट्स से हरविंद कौशिक मान लीजिए आए, उन्होंने कहा कि सर मुझे आपसे मिलना है, तो मैंने कहा तुम बाहर रेड लाइट पर खड़े रहो, मैं आ रहा हूं। तो अरविंद कौशिक ने क्या किया, रेड लाइट पर खड़े ना होकर ये लिटरली रेड लाइट के ऊपर चढ़ गए मान लीजिए। तो अरविंद कौशिक मान लीजिए रेड लाइट है, बिल्कुल रेड लाइट के ऊपर जाकर चढ़ गए, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा रेड लाइट पर ही खड़े रहना और कहीं मत जाना। तो ये क्या किए हुए, ये रेड सिग्नल था, रेड लाइट के ऊपर चढ़े, ऑल द वे जाके ऊपर खड़े हो गए। अब बताओ, अगर मैं किसी को कहूं कि रेड लाइट पर खड़े रहो, इसका मतलब क्या है, रेड लाइट के ऊपर जाके खड़े हो जाओगे? नहीं। अगर ये रेड लाइट है तो इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर जाके खड़े होगे। समाज ऐसे लोगों को पागल करार देता है। अगर हरविंद कौशिक जाकर लिटरली में जाके ऊपर खड़ा हो गया तो मैं बोलूंगा ही स्टैंडिंग ऑन द रेड लाइट। लेकिन अगर मैं किसी को कहूं रेड लाइट के ऊपर खड़े रहो, इसका मतलब नहीं कि ऊपर चढ़ के जाके यहां खड़े हो जाओ। उसका मतलब होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि ये रेड लाइट है, इसके जस्ट बगल में यहां वहां कहीं खड़े रहो, इसको बोलते हैं एट द रेड लाइट। आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो या यहां खड़े हो, ये जो रेड लाइट है दैट इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। वो आपको अपने आप को रिफर करने के लिए बताया गया है कि वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, उसी के कनेक्शन में, ये ना कि जाके ऊपर खड़े हुए। अगर मान लीजिए हरविंद जी रेड लाइट के एकदम ऊपर खड़े हैं, तब मेरा स्टेटमेंट होगा हरविंद कौशिक इज स्टैंडिंग ऑन दी रेड लाइट। लेकिन समाज ऐसे लोगों को पागल बोलता है, रेड लाइट यहां नहीं खड़े होंगे, आप कहा या तो यहां या तो यहां। दरवाजा होता है, मान लीजिए दरवाजा है, डोर है,
अगर मैंने कहा कि दरवाजे पर खड़े रहो, मैंने जो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो दरवाजा अगर ये सामने है, ये दरवाजा है, मान लीजिए ये दरवाजा है, तो बंदा यहां खड़ा होगा ना कि शक्तिमान बनकर यहां चिपक के खड़ा होगा। नेम प्लेट दरवाजे के ऊपर होता है तो बोलते हैं ऑन द डोर, द नेम प्लेट। लेकिन ये दरवाजा है, उसके रेफरेंस पे बंदा यहां खड़ा है, उसको बोलेंगे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ना कि ऑन द डोर। तो इसमें पहले में बताइए क्या होगा, ऑन गलत है, क्या आएगा, एट। सर आप मुझे पागल कह रहे हो इनडायरेक्टली, अरे नहीं, नहीं नहीं, हरविंद कौशिक आप तो सीरियस हो गए। दूसरे वाले में देखो, नेम प्लेट है, मान लीजिए ये दरवाजा है, ये मान लीजिए ये दरवाजा है, तो नेम प्लेट तो इसके ऊपर होगी, पोजीशन तो उसके ऊपर है, तो ऑन बिल्कुल सही है, एट यहां गलत हो जाएगा। अब बताओ नंबर 3, द गेस्ट्स वर सिटिंग डॉट द डाइनिंग टेबल। एक बात बताओ, गेस्ट वगैरह है, मान लीजिए हाँ, साइकत का शादी हो रहा शादी हो रही है, मान लीजिए साइकत की शादी हो रही है, और गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, मान लीजिए इनकी पहली शादी हो रही है, और गेस्ट वगैरह खूब सारे आए हुए हैं। गेस्ट वगैरह डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, साइकत जी ने बहुत लोगों को इनवाइट किया है। जब गेस्ट डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो बताओ डाइनिंग टेबल के ऊपर जाके बैठेंगे? अगर मान लीजिए ये डाइनिंग टेबल है, क्या इसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे? डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे। साइकत की शादी हो रही है, मान लीजिए ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ चेयर्स लगी हैं, यहाँ चेयर लगी, यहाँ चेयर लगी है। ये डाइनिंग टेबल तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसी को बोला जाएगा दे आर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल। मान लीजिए मैनेजर है, तो मैनेजर डेस्क के ऊपर जाके बैठ जाएगा, अगर ऊपर बैठेगा तो मैं बोलूंगा इज सिटिंग ऑन हिज डेस्क। लेकिन डेस्क होता है, कंप्यूटर टेबल हो, तो कोई बंदा इसके ऊपर जाके नहीं बैठता है। ये टेबल है तो बगल में चेयर लगी है, इसको बोला जाता है ही सिटिंग एट हिज डेस्क, ही सिटिंग एट एट द डाइनिंग टेबल। तो यहां पे ऑन नहीं होगा, क्या होगा, एट। बताओ फोर्थ वाले में क्या गलती है? क्या मैनेजर साहब को डेस्क के ऊपर जाके बैठ जाएंगे? हाँ, मान लीजिए मैनेजर साहब को सैलरी नहीं मिला है 8 महीने से, मैनेजर साहब बेतहा परेशान है, एकदम ऑल इरिटेट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तब जाके डेस्क के ऊपर बैठ जाएंगे। क्या मैनेजर आप डेस्क के ऊपर बैठेगा, या बगल में डेस्क है उसके बगल में चेयर लगी है, तो उसी को बोलते हैं डेस्क, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसको क्या बोलोगे, एट, एट हिज डेस्क। हरविंद कौशिक कह रहे हैं मैं तो बैठ सकता हूं। फिर अभी थोड़ी देर पहले अगर हरविंद जी आप बैठ सकते हैं, अगर मान लीजिए रेड लाइट के ऊपर जाके बैठ जाओ वहां पे, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, बच के रहना, बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस। अगर कहा जाए कि बस स्टैंड पर खड़े रहो, तो क्या बस स्टैंड के ऊपर जाके चढ़ जाओगे? अगर बस स्टैंड के ऊपर चढ़ गए तो ऑन। सिटिंग ऑन द चेयर या सिटिंग एट द चेयर? देखो ऑन द चेयर भी होता है, इन द चेयर होता है। देखो ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर, इन द चेयर बोलते हैं जब चारों तरफ अगर आर्म्स हैंडल्स लगे होते हैं, जैसे इस इन द चेयर तब होता है जब चेयर में हैंडल्स होते हैं, ऑन द चेयर तब होता है कोई चेयर है जिसमें हैंडल्स नहीं है, उसको बोलोगे ऑन द चेयर। डेस्क के बदले बिल्कुल, ही इज सिटिंग ऑन हिज चेयर। लेकिन एक होता है आर्म चेयर, मान लो इसको और क्लियर कर दूंगा, इन द आर्म चेयर, आर्म चेयर में हैंडल्स होते हैं, अगर दोनों तरफ हैंडल्स हैं तो ये सिटिंग इन दी आर्म चेयर। नॉर्मल चेयर है तब क्या बोलोगे, ऑन द चेयर। सिटिंग ऑन द सोफा होगा, क्योंकि सोफा के ऊपर बैठते हैं ना, सोफा मान लीजिए ये सोफा है, आप तो उसके ऊपर ही बैठोगे, तो सिटिंग ऑन द सोफा बिल्कुल सही है। सिटिंग एट द सोफा तो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा, क्योंकि सोफा वो जगह ही होती है बैठने के लिए। तो सिटिंग ऑन द सोफा, न कि एट। हैंडल्स मतलब जो आर्म्स होते हैं, कुर्सी में दोनों तरफ आर्म्स हैं तो इन, नहीं है तो ऑन। रवि बागल पूछ रहे हैं जो चेयर आपके लिए उसके लिए इन यूज होगा, हाँ,
हाँ, क्योंकि उसमें हैंडल्स हैं। इन। हल्का सा पढ़ते हैं, इन और इनटू, ऑन और अपॉन। आखिर मान लीजिए यहां दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, बताइए कौन सा सही है। ही वॉक्ड इन द पार्क या ही वॉक्ड इनटू द पार्क। आपने बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स हियर। ही वॉक्ड इन द पार्क या इनटू द पार्क। ना, Vakar Jijan says into the park. Vinay says into the park. Uh, Balesh Rana says in the park. हरविंद कौशिक कह रहे हैं दोनों सही है, वेरी गुड। रवि बागेल says in the park. नीलेश कुमार says both are correct. रेशवांकी in the park. साइकत walked is in motion, so is into होगा नहीं। देखो, दोनों के दोनों सही हैं। अब मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। दोनों के दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर करेक्ट। देखिए, इन और इनटू में फर्क क्या होता है, लिखा इन स्टैटिक चीजों के लिए यूज होता है जहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही हो। इनटू यूज होता है जहां पे मोशन होता है, मूवमेंट होता है, एंड दैट टू टूवर्ड्स इनसाइड। और इनटू में जब मूवमेंट और मोशन होता है, यहां पे आप पाओगे कि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक। इन होता है स्टैटिक चीजों के लिए, जो चीज रुकी हुई है, कोई भी चीज स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, दैट इज इन। आप लोग क्लास में बैठे हैं तो मैं बोलूंगा द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, कोई मूवमेंट नहीं है। शिवम तिवारी, आप कब से पढ़ा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले। नहीं शिवम, मेरे ख्याल से 3:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, 3:35 पे। ज्यादा नहीं छूटा है, परेशान मत हो। जितना है सब नोट्स में है, परेशान मत हो। देखिए, इन होता है रुकी हुई चीजों के लिए। चेयर्स है, क्लास में ऑलरेडी है, द चेयर्स आर लाइंग इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर मोशन और मूवमेंट होती है, दैट टू टूवर्ड्स इनसाइड, मूवमेंट है, मोशन है, और मीडियम चेंज हो रहा है, तो आप पॉइंट इनटू का यूज करोगे। अगर यहां मैंने दो स्टेटमेंट लिखा कि ही वॉक्ड इन द पार्क और ही वॉक्ड इनटू द पार्क, दोनों में डिफरेंस देखो क्या हो गया। सही तो दोनों है, लेकिन डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैंने बोला ही वॉक्ड इन द पार्क, इसका मतलब मान लीजिए ये एक पार्क है, बंदा ऑलरेडी पार्क में था और पार्क में टहला, बाहर नहीं गया, तो मैं बोलूंगा ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क, ही वॉक्ड इन द पार्क। ही वॉक्ड इनटू द पार्क का मतलब हुआ बंदे ने बाहर से एंट्री मारी, पहले बाहर था, पार्क में एंट्री मारी, तो मैं बोलूंगा ही वॉक्ड इनटू द पार्क। मान लीजिए राम किंकर मिश्रा की तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी टाइप कर रहे हैं आज। मान लीजिए राम किंकर मिश्रा क्लास के अंदर गोल गोल घूम रहे हैं, मैं लूंगा राम इज वॉकिंग इन द क्लास। लेकिन अगर राम मान लीजिए प्रिंसिपल है, बाहर से अंदर की तरफ क्लास में एंटर करेगा, तो मैं बोलूंगा राम वॉक्ड इनटू द क्लास, राम वॉक्ड इनटू द क्लास। he ride into the car, he rode in the car।
सर 235 335 नहीं। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, परेशान मत होइए। अभी बताऊंगा क्वेश्चंस, देखो कैसे आएंगे। अब सही तो दोनों है। अब एग्जाम में कभी भी आपके लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं पैदा करेगा। जब भी बताएगा एकदम क्लियर बता देगा कि यहाँ पे इन आना चाहिए कि इनटू, और हिंट के तौर पे वो दिया रहेगा, तो परेशान मत होइए। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा इस पे बेस्ड। ऑन और अपॉन में फर्क क्या है? कोई चीज स्टैटिक है, देर इज नो मूवमेंट, स्टिल है, स्टैग्नेंट है, देर इज नो मूवमेंट, तो आपने क्या करना है? वहां पे ऑन का इस्तेमाल करना है। लेकिन अपॉन वहां यूज होता है जहां बात होती है मोशन की। मान लीजिए ये एक टेबल है, बिल्ली यहां बैठी है, बिल्ली ने टेबल के ऊपर जंप लगाई, तो इसी को बोलते हैं अपॉन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। टेबल के ऊपर अगर ऑलरेडी बैठी है, बोलूंगा द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अगर बैठी है, मूवमेंट नहीं है। ड्राइवल का मीनिंग क्या होगा? अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, परेशान मत होइए। मान लीजिए अगर बिल्ली मूव नहीं करी, चुपचाप बैठी है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, लेकिन जंप कर दिया, तो इसको बोलते हैं अपॉन। कभी कभी आप देखते हो कि इनटू की जगह हम किसका यूज कर देते हैं? ऑन टू। डिफरेंस क्या है? इनटू में बंदा नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, बाहर से जंप किया तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तोड़ता हुआ अंदर चला गया। लेकिन कभी कभी बिल्ली, मान लीजिए यहां है, बिल्ली यहां बैठी हुई, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, और बिल्ली ने जंप मारा, द कैट जम्प्ड इनटू द फ्लोर। इनटू द फ्लोर का तोड़ते हुए बिल्ली अंदर चली जाएगी? नहीं, द कैट जम्प्ड, इसी को बोला जाता है ऑन टू द फ्लोर। इनटू बोल दिया तो तोड़ते हुए अंदर चले गए। रिवर है, पॉन्ड है, आप अंदर चले जाते हैं तो बोलते हैं द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू द पॉन्ड, इनटू द वेल। लेकिन ऑन टू तब आता है जब अंदर एंटर ना करें लेकिन मोशन हो। इन बेड या ऑन बेड? अभी बता रहा हूं निवेदिता। स्लीप इन बेड होता है। लाई ऑन बेड, सिट ऑन बेड, बट स्लीप इन बेड, वो ये सब इडियोमैटिक है। चलिए दो तीन क्वेश्चंस लिखिए। जो इन और इनटू वाला है, देखो, इनटू योर अकाउंट, इन योर अकाउंट, नीलेश कुमार, इन योर अकाउंट। ही वॉकड फ्रॉम द पार्क, वो भी सही है। ही वॉकड फ्रॉम द पार्क मतलब पार्क से दूर चला गया, विच इज फाइन।
हम्म पहला, फर्स्ट वन। देखिए एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यहां जंप्ड हो, डाइव्ड हो, फेल हो, या प्लंज्ड हो, सब मोशन वाले वर्ड्स हैं। द वुमन जंप्ड इन करके देता है, जो कि गलत है। यहां पे क्या आना चाहिए? इनटू। एरर वाले क्वेश्चंस बनते हैं। द लायन स्प्रैंग, ऑन नहीं होगा, सॉरी ऑन तो हो नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग जंप करने के लिए होता है। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग जंप करने के लिए मोशन वाला वर्ड है। ऑन तो नहीं होगा, क्या होगा? अपॉन। द लायन इज सिटिंग, अब देखो लायन यहां बैठा हुआ है डियर के ऊपर, यहां जंप नहीं कर रहा है। सिटिंग एक ऐसा वर्ब है जो स्टैटिक मोशन होती, देयर इज नो मूवमेंट हैपनिंग, तो यहां पे ऑन न की अपॉन, मोशन तो है नहीं। जहां मीडियम चेंज होता है वहां पे हिंदी टू इंग्लिश नहीं, हिंदी इनटू इंग्लिश होगा। वाटर कैन नॉट चेंज इन गोल्ड नहीं, वाटर कैन नॉट चेंज इन टू गोल्ड, इनटू गोल्ड। थर्ड, कोई बोल रहा है कि थर्ड का अपॉन होगा, नहीं। देखो वर्ड क्या है? सिटिंग, सिटिंग मीन्स देयर इज नो मोशन, मोशन नहीं है, तो यहां पे ऑन। ही बर्स्ट इन टीयर्स नहीं, यहां पे क्या होना चाहिए? इनटू टीयर्स। फिफ्थ का मीनिंग क्या होगा? बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब जब बहुत ज्यादा आप रोने लगे, बर्स्ट इनटू टीयर्स। एक्सप्लेन द फोर्थ, फोर्थ क्या था मैं भूल गया। फोर्थ क्या लिखा हुआ था? कोई फोर्थ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, मेरे ख्याल से ये था कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। एक स्टेटमेंट लिखो जरा। बर्स्ट आउट, यस, बर्स्ट इनटू टीयर्स। बर्स्ट आउट वकार आप यूज कर सकते हैं, बर्स्ट आउट टीयर्स नहीं होगा, बर्स्ट इनटू टीयर्स। बर्स्ट आउट यूज करेंगे तो अकेले यूज करेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी गुड। हाँ, चलिए ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं इसको।
देखिए ये थोड़ा मिसलेनियस है। पहले लिखा है ही हैज नो पेन टू राइट। जब हम लोग कलम से लिखते हैं तो बोलते हैं राइट विथ अ पेन होता है। क्या होता है? राइट विथ अ पेन। राइट विथ अ पेन। ठीक है, राइट विथ अ पेन। अब देखो पेन इज अ नाउन हियर। यहां पे टू राइट आपका क्या हो गया? इन्फिनेटिव। ये एरर में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वाले। अगर उस इन्फिनेटिव के साथ, उस वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट है तो वो मैंडेटरी हो जाता है कि हम उसको स्पेसिफाई करें। आप ये नहीं बोलोगे ही हैज नो पेन टू राइट, यू राइट विथ अ पेन, तो पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए ही हैज नो पेन टू राइट विथ। ठीक। नंबर टू देखो, किसी ने पूछा था कि सर स्लीप के साथ हम क्या यूज करेंगे? एट बेड, ऑन बेड या इन बेड? अब देखो ये इडियोमैटिक है। वर्ड आ गया स्लीप, मैं लाई की बात नहीं कर रहा हूं, सिट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वर्ड आ गया स्लीप तो इन बिटवीन द शीट्स सोते हैं। एट बेड नहीं होता है, ऑन बेड नहीं होता। वर्ड अगर स्लीप है तो स्लीप इन बेड होता है, एंड दिस इज करेक्ट, स्लीप इन बेड। इसलिए यहां पे सही स्टेटमेंट होगा। यहां पे देखिए द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, हैव नो बेड। बेड एक नाउन है, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन आया, स्लीप इन बेड होता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा द पुअर हैव नो बेड टू स्लीप इन। यू सिट ऑन अ चेयर, चेयर अगेन नाउन, ये देखिए इन्फिनेटिव है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? आई वॉन्ट अ चेयर टू सेट ऑन। यहां पे ऑन का रहना जरूरी है, नहीं तो उसको गलत माना जाएगा। connive and vincit, ड्राइवल, connive, वर्ड क्या लिखा है? विंसी केट। एक बार चेक करना ये सही है कि गलत है। आ, मोहित एक बार चेक करना। इन हो सकता है क्या? शुभम इन हो सकता है, अगर वहां आर्म चेयर रहता तब मैं बोल देता ही आई वॉन्ट एन आर्म चेयर टू सेट इन। आर्म चेयर होता तो इन लिख सकते हैं आप। अच्छा ये वर्ड्स थोड़ी देर में डिस्कस कर देंगे, ये तीनों वर्ड्स आप लोग नोट नोट कर लेंगे। अच्छा ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, नेवार, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपके, वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन एन का मतलब नियर होता है, ई इज फॉर एंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। वी इज फॉर विजिट, ए इज फॉर अटेंड, अभी इसके बारे में बताऊंगा, और आर इज फॉर रीच, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया व्हेन यू रीच अ प्लेस, व्हेन यू रीच अ प्लेस। कृष्ण कुमार says he has any pen to write with। कृष्ण कुमार थोड़ी देर के लिए पगलाए हुए हैं अभी। इसमें क्या गलती है? इट विल नॉट मेक एनी सेंस कृष्ण, ये गलत है। अगर आपको एनी यूज करना है तो आप लिखोगे ही डज नॉट हैव एनी पेन। स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखोगे, या तो लिखो ही डज नॉट हैव एनी पेन टू राइट विथ, या तो आप ऐसे लिखो, देन इट विल मेक सेंस। ही हैज एनी पेन विल नॉट मेक एनी सेंस, या तो लिखो ही हैज अ पेन टू राइट विथ। दीज आर सर्टेन वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको याद रखिएगा। नेवार है, एन इज फॉर नियर, ई इज फॉर एंटर, वी इज फॉर विजिट, ए इज फॉर अटेंड। अटेंड के साथ कब टू आता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और रीच, वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया व्हेन यू फेरी योर सेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप देखोगे यू विल हैव द प्रेपोजिशन टू, प्रेपोजिशन टू करके देता है, और यहाँ पे एक प्लेस रहती है, प्लेस, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, हमेशा याद रखना टू का इस्तेमाल नहीं होगा।
Praveen says any tax or any taxes. Both are correct, Praveen. You can use both. You don't have to pay any taxes. वो भी सही है. You do not have to pay any tax. Both are correct depending on the situation. वो subject to the situation होता है प्रवीण. दोनों के दोनों सही है. मोहित ने यहाँ गलत लिखा था. यहाँ पे vindicate है. ये जो निवार है आप इसको याद रखेंगे. ये सब वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. कहां पे टू यूज होगा और कहां पे टू यूज नहीं होगा. हिच हाइकिंग. देयर इज अ वर्ड कमिंग अप, हिच हाइकिंग. ये वर्ड्स आप लोग नोट करते रहिए. हिच हाइकिंग है, ड्रेवल है, कॉनाइव है, विंडिकेट है और हिच हाइकिंग. एक और वर्ड आया है अरेन. ये वर्ड पूछा भी, अरेंड. ये वर्ड्स नोट करते रहिएगा आप लोग. अरेंड. हरविंद कौशिक. गस्टो का मीनिंग, गस्टो इज zeal and enthusiasm with full momentum and abridge means होता है anything which is very cut crisp, that is abridge. Sauciness. राइट. वो जितने भी वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखे हुए हैं, जितने भी वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखे हुए हैं, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट. प्रेपोजिशन की जितनी भी गलतियां होती हैं, स्वॉर्ड विद डेमोकल्स. वकार विल एक्सप्लेन, अभी एक्सप्लेन कर देंगे. एनी इम्पेंडिंग डेंजर इज नोन एज स्वॉर्ड विद डेमोकल्स. एनी इम्पेंडिंग डेंजर विच इज अबाउट टू कम, उसको बोलते हैं वकार. अच्छा, ये जितने भी वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और वर्ब्स प्रेपोजिशन की जितनी भी गलतियां होंगी, 95% टाइम्स आप पाओगे प्रेपोजिशन की मैक्सिमम मिस्टेक्स वर्ब के आसपास ही रहती हैं. और जितने वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया आई वांट टू रिफर टू अ प्लेस. वहां पे या तो प्रेपोजिशन टू देगा, या तो इन देगा, या तो इनटू देगा. सब के सब क्या है? गलत. नियर अपने आप में भी एक वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आई कैन से द एग्जाम्स आर नियरिंग. नियर अपने आप में एक
वर्ब भी है, द एग्जाम्स आर नियरिंग, दैट इज फाइन। नंबर टू, अगर नियर अपने आप में खुद एक preposition भी होता है, नियर एक adverb भी होता है, अगर नियर एक preposition है, ध्यान रखना उसके बाद टू का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। Look at the first one. It says he came near to the temple. देखिए came is a verb here. Near यहाँ खुद एक preposition है, to भी एक preposition है, डबल preposition का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे to की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपली लिख सकते हैं he came near the temple, या अगर आप बोलोगे he came to the temple, even that is fine। near के साथ मैं to का इस्तेमाल नहीं करूंगा। Talking about number two, I approached near him। अप्रोच का मतलब ये होता है पास जाना। अप्रोच और नियर एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सुपरफ्लस, इट विल लीड टू सुपरफ्लसिटी। तो इसका ध्यान रखिए कि अप्रोच के साथ मैं नियर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आई अप्रोच्ड हिम, ही अप्रोच्ड द प्रिंसिपल, ही अप्रोच्ड द मैनेजर। नियर का इस्तेमाल वहां पे आप नहीं करोगे। नंबर टू, नंबर थ्री, इफ आई से गुल्लू विजिटेड टू द जू, यू हैव दिस वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, विजिट एक वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कहीं आने या जाने के काम करता है, फेरी करने का काम करता है। यू हैव दिस प्रेपोजिशन टू विच इज इनकरेक्ट। आगे देखिए क्या है, ये एक प्लेस है। अगर आगे कोई प्लेस आ गई तो विजिट के साथ मैं किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। विजिट वाला भी कई बार पूछता है। नंबर फोर में, if you look at this word very carefully, it says गुल्लूज विजिट। गुल्लू का विजिट, यहां पे जो विजिट है दिस इज नॉट अ वर्ब, यहां पे एक नाउन है। जब ये नाउन के साथ काम कर, नाउन की तरह काम करेगा, तब यहां प्रेपोजिशन टू में कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए शिवम तिवारी अभी हाल ही फिलहाल में जब इनकी शादी हुई शिवम तिवारी की, तो अभी चिड़ियाघर घूमने गए थे। इन्होंने मुझे मैसेज करके बताया था, शिवम तिवारी ने, कि सर मैं अभी कल परसों 15 अगस्त को चिड़ियाघर घूमने गया था। अगर मैंने बोल दिया शिवम तिवारी विजिटेड टू द म्यूजियम या टू द जू, तब टू नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया शिवम्स विजिट टू द जू वॉज अनकंफर्टेबल, यहां पे विजिट वर्ब में, यहां पे एक नाउन है, अब टू का इस्तेमाल यहां पे बिल्कुल सही है। मोहित पूछ रहे हैं कि सर विजिट नाउन कैसे है। देखो मोहित, कभी कभी क्या होता है हम वर्ब से भी नाउन बना सकते हैं। देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिससे हम नाउन बना सकते हैं आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करके। शिवम तिवारी पूछ रहा है सर गुल्लू किसका निकनेम है। शिवम ये तेरा ही नाम है, ये तेरा ही नाम है। अच्छा, हम वर्ब से भी नाउन बना सकते हैं। He came to near the temple, गलत होगा क्या? Yes अरविंद, वो गलत हो जाएगा। He came to near the temple will not make any sense, that is incorrect। देखिए वर्ब से भी नाउन बनता है। अगर कोई वर्ब है उससे हम नाउन बना सकते हैं, अगर उसके पहले आर्टिकल ए, एन या द का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल ही विजिट्स द टेम्पल्स, ही विजिट्स द टेम्पल एवरी डे, दैट इज फाइन। अगर आपने बोल दिया he always goes on a visit to the temples, even that is fine। वर्ब से भी नाउन बनाया जा सकता है आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करके। नंबर फोर, यहां पे जो था गुल्लूज विजिट टू द जू, इंदू 353, शुड वी यूज द बिफोर टेम्पल। देखो टेम्पल के पहले द यूज करें या न करें वो डिपेंड करता है पर्पस के ऊपर। जब तक पर्पस डिफाइंड नहीं होता है, आप टेम्पल बोलो या द टेम्पल बोलो, बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन। Top rank is how we will recognize visit as a noun in a sentence। देखिए, if I say he visited to the museum, now the same sentence is written he went on a visit to the museum। His visit to the museum was good। साइकत आज क्लास नहीं हो पाएगा मेरे सिर से, नेटवर्क इश्यू है। साइकत हैव अ नाइस टाइम। जो
आप अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोहित हैज अ क्वेश्चन, वो चाहते थे कि नंबर 4 रिपीट करूं कि मोहित, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि विजिट एक नाउन है कि नहीं। देखिए, वर्ब से भी नाउन बनता है अगर उसके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल मैं कर दूं। इफ आई लुक एट द फर्स्ट वन, ही विजिटेड टू द म्यूजियम, अंडरस्टूड है, दिस इज माई सब्जेक्ट, ये एक वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि विजिट वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर उसके बाद कोई प्लेस आती है तो टू का इस्तेमाल नहीं होगा। इफ आई लुक एट नंबर 2, इट सेज he went on a visit. This is my subject, this is my verb, on is a preposition, a visit. Now he went on a visit, a visit, herein it is not the verb, ये verb नहीं है, वो कहाँ गया, एक visit पर। यहाँ पे visit किसका काम कर रहा है, noun का। अब यहाँ to का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। Looking at number 3, his visit to the museum was good. उसका विजिट, यहां पे देखिए उसके पहले पॉजेसिव लगा दिया, हिज विजिट। पॉजेसिव का इस्तेमाल तभी होगा जब ये एक नाउन होगा। हिज कार, हिज विजिट, हिज हाउस टू द म्यूजियम, यहां पे विजिट किसका काम कर रहा है, वर्ब नहीं है, क्या है, नाउन। जब नाउन है तो मैं टू का इस्तेमाल कर सकता हूं। मोहित, होप दैट हेल्प्स। नाउ कमिंग टू दिस वन, it says he reached at the museum with his friends. Reach again is a verb of transportation. अगर रीच नेवार में जो भी है, जो भी नेवार का हिस्सा होगा, वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। म्यूजियम एक प्लेस है। यहाँ पे एग्जाम्स में जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, या तो एट देगा, या तो इन देगा, या तो इनटू देगा, ये सब के सब गलत हैं। एट, ऑन, इन, इनटू का यूज नहीं होगा। रीच के बाद अगर कोई प्लेस है तो सिंपली वहां पे कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल, एट, ऑन, इन और इनटू का इस्तेमाल नहीं होगा। थैंक्स। देखिए, अटेंड के बाद हम कब टू का इस्तेमाल करते हैं और कब टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अटेंड इज समथिंग व्हेन यू पार्टिसिपेट, जब किसी चीज में पार्टिसिपेट करोगे तो यू विल नॉट यूज अ प्रेपोजिशन टू। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आई अटेंडेड टू दी क्लासेस नहीं, आई अटेंडेड दी क्लासेस, आई अटेंडेड दी फंक्शन। अटेंड के साथ अगर टू का इस्तेमाल होता है, इट हैज गॉट अ डिफरेंट मीनिंग। अटेंड टू समवन, इट मीन्स to take care of someone. The meaning changes. यहाँ पे जो attend यूज हुआ है, it has got an element of participation. यहाँ पे participate करते हैं जब किसी चीज में, when the idea is participation, तब वहां पे attend के बाद मैं to का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन if I say attend to someone, it means जब आप किसी का ख्याल रखते हैं तब। For example, if I say the NGO attends to the सीनियर सिटीजन्स। अब देखो यहां जो एनजीओ है, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। अटेंड के बाद टू यहां पे बिल्कुल सही है। आई एम गोइंग आउटिंग फॉर द जू। बबलू सिंह, बबलू सिंह ने एक स्टेटमेंट लिखा। बबलू, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आई जस्ट हेल्प यू विद दैट। बबलू, एक बार क्वेश्चन ये फिर से रिपीट करना। जैसे नर्सेज वगैरह, जो नर्सेज होती हैं, दे अटेंड टू द पेशेंट्स, इट मींस दे टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। अच्छा, नंबर 6 में the principal entered into the class, very very important। enter is a verb of transportation। देखिए, now this is again important, verb of transportation है, the class is a place। अगर now this is important, enter is a verb of transportation, अटेंड के पहले टू का यूज कर सकते हैं सर। विश्वनी, बिल्कुल सही, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बबलू, आई जस्ट आंसर योर क्वेश्चन, डू नॉट वरी, आई टेक दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स। द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द क्लास, एंटर इज अ वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इनटू का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई प्लेस आ गई, एंटर इज अ वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे इन या इनटू, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी वहां पे नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग।
आप लोगों ने सारे वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लिए थे। बालेश बिल्कुल सही है, वो लिख रहा हूं अभी। देखो, अगर लिख दिया वॉक्ड इनटू द क्लास, कोई भी जगह हो, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, देखो, वॉक्ड इनटू, मार्च्ड इनटू, वेंट इनटू, came into, and even if you say rushed into, even you say entered into, let's say entered into, see, वॉक के साथ इनटू आएगा, विच इज फाइन, प्रिंसिपल ने बाहर से क्लास में एंटर किया, विच इज फाइन। मार्च के साथ इनटू भी सही है, वेंट के साथ भी इनटू सही है, केम के साथ इनटू सही है, रस्ट के साथ भी इनटू सही है, लेकिन एंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग मैं नहीं करूंगा अगर आगे कोई प्लेस आ गई तो। अगर आगे कोई प्लेस आ गया तो एंटर के साथ मैं इनटू का यूज नहीं करूंगा। आ, द एंटर वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रिटिकल। अगर एंटर के बाद ध्यान रखना, इन या इंटू करके एग्जाम्स में देता है, अगर एंटर के बाद प्लेस आ गई तो इंटू का यूज नहीं करूंगा। अगर रस्ट इंटू है, केम इंटू है, वेंट इंटू है, मार्च इंटू है, वॉकड इंटू, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंटर के बाद अगर कोई प्लेस, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, बीट एनीथिंग, कोई भी चीज हो, तो वहां पे मैं इन या इंटू का यूज नहीं करूंगा। क्लियर? अब कृष्ण कुमार ने पूछा है कि सर दीपिका एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मी, नो दैट इज फाइन। हरविंद कौशिक पूछ रहे हैं शी एंटर्ड माई हर्ट या शी एंटर्ड इनटू माई हर्ट। अब ये इमोशनल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं हरविंद कौशिक, शी एंटर्ड इनटू योर हर्ट, इनटू होगा, अभी बता रहा हूं। आई एम गोइंग आउटिंग फॉर द जू, दैट इज फाइन। देखिए, कब हम एंटर के साथ इनटू लगाते हैं, अगर एंटर के बाद कोई प्लेस ना आकर, इफ देर इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अगर एंटर के बाद कोई प्लेस ना आकर, इफ देर इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तब एंटर के साथ आप इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, एंटर इनटू प्लस कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो, कोई जगह ना हो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो, बीट एनी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, a discussion, a debate, an argument, कोई भी चीज हो, अ रिलेशनशिप, जैसे अभी हरविंद जी ने पूछा कि शी एंटर्ड इनटू माय हर्ट, बिल्कुल हर्ट, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाई का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल शिवम, विल कम टू दैट, शिवम उस पे आऊंगा, डू नॉट, परेशान मत होइए। बबलू सिंह का भी एक क्वेश्चन पेंडिंग रह रहा है, वो भी डिस्कस कर दूंगा। हाँ, अ कॉन्ट्रैक्ट, अ वॉर, अ फाइट, a scuffle, it can be anything। अगर कोई जगह ना होके कुछ और है, the parties entered into an agreement, the Rama and Gullu entered into a discussion, they entered into a debate, they entered into an argument, a relationship, a contract, the countries entered into a war, a fight, a scuffle, तब enter के साथ मैं into का यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? राइट कृष्ण, तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा था कि दीपिका एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरविंद कौशिक पूछ रहे थे शी एंटर्ड माई हार्ट, शी एंटर्ड माई हार्ट, अब वो आपके दिल में घुस गई हरविंद कौशिक, अगर वो दिल में घुसी है तो दिल कोई कॉन्क्रीट जगह नहीं है,
वहां पे यूर टॉकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस, वो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के सेंस में बात कर रहे हैं। हरविंद कौशिक इज रोमांटिसाइजिंग द होल डिस्कशन, वो थोड़ा रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्ली मे बी दिस गाय इज इन लव विद समवन, वॉट एवर द केस इज, but question is a question as long as it belongs to it belongs to grammar. So Harvind Kaushik ji कहते हैं she entered into my heart, that is fine. Clear है Harvind? All right. हाँ, लेकिन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप देखोगे कि एंटर के बाद प्लेस करके देता है, इनटू का यूज वहां पे नहीं होगा। Arvind Kaushik says I'm in love. हाँ, that is not a crime, that is fine. ठीक है। सर आज सबकी मौज ले रहे हैं, वकार सहज की आज सबकी मौज ले रहे हैं। अच्छा एक स्टेटमेंट लिखो जरा, ये बबलू सिंह ने क्वेश्चन पूछा था, देखो वैसा क्वेश्चन कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है। ही वेंट फॉर शॉपिंग yesterday. He went for shopping yesterday. कौन था? बताओ क्या गलती है? स्कफल मतलब फाइट, जो छिटपुट लड़ाई होती है, स्कफल, उसको स्कफल बोलते हैं। नो यूज ऑफ फॉर, वेरी गुड। देखो वेंट हो, गो हो, देखो शॉपिंग हो, स्कीइंग हो, हंटिंग हो, जॉगिंग हो, जितनी भी लीजरली एक्टिविटीज होती हैं, जो लीजरली एक्टिविटीज होती हैं, ये नहीं बोलोगे आई गो फॉर शॉपिंग, बोलोगे आई गो शॉपिंग, फॉर का यूज नहीं होगा। ही वेंट फॉर स्कीइंग नहीं, ही वेंट स्कीइंग। मान लीजिए विकास कुमार कहते हैं कि सर मैं शिकार पे कभी कभी खेलने जाता हूं, उन्होंने कहा कि मैं शिकार खेलने के लिए जाता हूं, उन्होंने लिखा है कि विकास कुमार सर आई बिलोंग टू एमपी और मैं कई कई बार शिकार के लिए जाता हूं। वेरी गुड, अच्छी बात है, जाते हैं विकास कुमार। उन्होंने कहा, उन्होंने ये बताया कि सर जब मैं शिकार खेलने जाता हूं तो फॉर का इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं क्या बोलूंगा, आई गो फॉर हंटिंग कि आई गो हंटिंग, आई गो हंटिंग, आई वेंट हंटिंग, आई वेंट स्कीइंग, आई गो शॉपिंग, आई गो जॉगिंग, वहां पे फॉर का इस्तेमाल नहीं हुआ। कभी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी लीजरली एक्टिविटीज हो अगर उसकी बात हो रही है तो मैं प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यस और नो? राइट विकास? इंदु 4:07 PM, वकार जीशन 4:07 PM, विकास कुमार 4:07 PM, टॉप रैंकर्स 4:07 PM। उन्होंने पूछा है स्कफल, कुछ वर्ड्स मैंने लिखे थे उनको ध्यान में रखना, बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखे थे मैंने। तो निवार वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। उसमें अब एक वर्ड है होम, स्कीइंग। किरण गोंतोजू पूछ रहे हैं लीजरली मीन्स फन एक्टिविटीज दैट यू डू इन योर स्पेयर टाइम, फन एक्टिविटीज दैट यू परस्यू इन योर स्पेयर टाइम। बिल्कुल वकार, ऑर्डर फॉर नहीं होता वकार, वो एक साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। ऑर्डर कौन कौन से वर्ड्स हैं एक ही साथ बता दूंगा। फाइंडिंग एरर में भी सेम होगा इन केस ऑफ फॉर। वेल आई एम सॉरी मोहित, वो क्लियर नहीं हो रहा है। टॉप रैंकर्स पूछ रहे हैं वाई, VIE उसका मतलब क्या होता है? VIE बताया हुआ है मैंने, वाई विद समवन, वाई फॉर समथिंग। किसी चीज से, किसी बंदे से कंपटीशन होता है तो वाई विथ होता है, किसी चीज के लिए अगर आप लड़ाई कर रहे हो तो वाई फॉर। कैवोट, स्पेलिंग में कुछ गलती लग रही है टॉप रैंकर्स, एक बार फिर से चेक करो। कंटेंड, वेरी गुड, हाँ कंटेंड होता है, वेरी गुड। वाई इज कंपीट। परस्यू एंड परयूज, वेरी गुड। देखो परस्यू और परयूज क्या डिफरेंस है, वेरी गुड।
परयूज का मतलब होता है एग्जामिन, इट मीन्स वेट, इंट्रोस्पेक्ट। परस्यू मीन्स होता है व्हेन यू डू समथिंग, व्हेन यू चेज समथिंग, टू चेज समवन। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं ना, आई एम परस्यूइंग माई स्टडीज, वो ये है। परयूज का मतलब होता है फॉर एग्जामिनेशन, व्हेन यू क्रिटिकली। शुभम सिंह हिच हाइक, स्मर्क का मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डिफेम समवन, टेल समथिंग बैड। हिच हाइक वाला बार बार आ रहा है अभी शुभम, आई विल चेक। कॉनाइव एंड विंडिकेट, कॉनाइव मीन्स होता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू कॉनाइव विद द पुलिस, let's say there is something wrong happening but you still ignore that, it means you are conniving with the police, you do something despite knowing that it is wrong। मैरी टू सब आएगा अभी, ये सब आएगा। निवेदिता, मैरी विथ और मैरी टू वाला आई विल डिस्कस। शिवम तिवारी स्पेलिंग गलत है। विंडिकेट मीन्स टू जस्टिफाई, एब्सोल्युटली। विंडिकेट मीन्स टू जस्टिफाई। अच्छा, एक बार वर्ड होम डिस्कस करते हैं। होम डिस्कस करते हैं, द वर्ड होम। द वर्ड होम एंड अब्रॉड, इसको देखो ध्यान से, इसको रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। होम कभी कभी एडवर्ब का काम करने लगता है, हालांकि नाउन भी होता है, ये भी एक एडवर्ब होता है। कब मैं टू का इस्तेमाल करूंगा, कब टू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए, अगर कोई वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दी है, इफ देयर इज अ वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इफ देयर इज अ वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट कम, गो, रीच, अराइव, वॉक, रिटर्न, रश, मार्च, एंटर। देखो, अगर ये वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, कृष्ण कुमार स्पेलिंग गलत है, फिर से लिखो। शिवम तिवारी आपने भी स्पेलिंग गलत लिखी है, कॉन्वेनेंट नहीं होता है, कॉवेनेंट होता है। कॉवेनेंट और परवेसिव, परवेसिव मीन्स व्यापक तौर पे फैला हुआ। अगर वर्ड होम आ जाए या अब्रॉड आ जाए, ध्यान रखना, इसके बीच में जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रेपोजिशन टू करके देता है। अब देखो, जब ये एक एडवर्ब है, होम एडवर्ब का भी काम करता है। एडवर्ब का काम कब करेगा, जब उसके एग्जैक्टली पहले व्हेन यू हैव दिस वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम, गो, रीच, अराइव, वॉक, रिटर्न, रश, मार्च, एंटर, टू करके देगा, होम वर्ड दे दे, अब्रॉड दे दे, यहां पे एडवर्ब का काम करेगा। कोई भी वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी वर्ब जो ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है, उसके एग्जैक्टली बाद वर्ड होम आ गया, बीच में प्रेपोजिशन टू नहीं आएगा। रीजन बीइंग, एक एडवर्ब का काम करता है, टू करके देता है, गलत है। जैसे ही इज कमिंग टू हियर नहीं बोलते, ही इज कमिंग हियर बोलते हैं। ही इज गोइंग टू देयर नहीं बोलोगे, ही इज गोइंग देयर बोलोगे, क्योंकि देयर वहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टू का इस्तेमाल नहीं होगा। द सेम रूल अप्लाइज हियर। ये जितने भी वर्ब्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर केवल वर्ड होम आए, वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दी है, तो ये एक एडवर्ब का काम करता है, प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल नहीं होगी। अब्रॉड के साथ भी वही होता है। लेकिन अगर होम वर्ड के पहले कोई पॉजेसिव लगा दे, हिज होम, योर होम, माई होम, मोहन्स होम, तब आप प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन देता हूं एक दो। अगर होम वर्ड के पहले कोई पॉजेसिव लग जाए, हिज होम, मोहन्स होम, राम्स होम, तब कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही होगा। क्या था?
अगर होम वर्ड के पहले कोई पजेसिव आ जाता है, हिज होम, मोहन्स होम, राम्स होम, तब वो एडवर्ब नहीं रहता, वो एक नाउन के रूप में काम करता है। हिज होम, हर होम, देयर होम, मोहन्स होम, वो एक पजेसिव बन जाएगा। जब पजेसिव लग जाता है, वो एक नाउन की तरह काम करता है, तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर केवल वर्ड होम है, उसके एग्जैक्टली पहले कोई वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे दी, तो उसको हम एक प्रेपोजिशन की तरह कंसिडर करेंगे, वो वर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है, तो टू का इस्तेमाल नहीं होगा। कृष्ण कुमार, डाइकोटोमी। ठीक है। चलिए पहला देखिए, द लेडी वेंट, वर्ड होम आ गया, उसके एग्जैक्टली पहले वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपकी क्या है? व्हाट इज अ वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? द वर्ब इज वेंट, वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। केवल वर्ड होम है, एडवर्ब का काम किया, तो टू का यूज नहीं होगा। लेकिन सेम वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे हर होम लगा है, विच इज फाइन। अब ये नाउन का काम करेगा, अब मैं preposition टू का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि होम के पहले एक possessive लगा हुआ है। नंबर 3, दे केम टू मोहन्स होम। बताओ, वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फाइन। केवल वर्ड होम है या मोहन्स होम? मोहन्स होम, पोजेशन की बात हो रही है। होम इसके जैसे ही पॉजेसिव लग गया, इसका मतलब ये नाउन है। अब टू का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। नंबर 4, दे केम टू होम, केवल वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द वर्ड इज होम विच इज एन एडवर्ब। अब कुछ नहीं लगा है, वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही आया, इसका मतलब ये एडवर्ब हो गया, टू का इस्तेमाल नहीं होगा। कम हो, रीच हो, अराइव हो, वॉक हो, रिटर्न हो, इट कुड बी एनी ऑफ द वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 5, ही इज गोइंग टू अब्रॉड टुमारो। ही इज गोइंग टू अब्रॉड टुमारो, वर्ब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब्रॉड एक एडवर्ब होता है, जब एडवर्ब है तो टू का इस्तेमाल यहां पे जस्टिफाइड नहीं है। ये हाँ, अब्रॉड मीनिंग, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, बाहर, इस, इस देश से बाहर, अब्रॉड, एलियन, एलियन। हम्म। Bablu Singh Venial, one Indian with a national magnetism around him, had the chance to raise that flag. Some would also wish that one Indian with an unusual magnetism around him had the chance to raise that flag. लिंच्ड मतलब होता है व्हेन यू आर अनऑफिशियली किल्ड, जब जनता मारती है तो उसको बोलते हैं लिंच्ड।
जिसमें आपके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है किसी को मारने का, बट अगर आप मार देते हैं दैट इज नोन एज लिंचिंग। भीड़, जो अगर भीड़ किसी को मार देती है दैट इज नोन एज लिंचिंग। उनके पास कोई हक नहीं होता है मारने का, कोई लाइसेंस नहीं होता है, कोई ऑर्डर्स नहीं होते, लेकिन भीड़ मारती है तो उसको लिंच बोलते हैं। लिंचिंग नाउन बन जाता है, लिंच एक वर्ब भी है। देखिए, बाई का इस्तेमाल होगा एजेंट या डूअर के लिए, विथ का इस्तेमाल होता है इंस्ट्रूमेंट या वेपन के लिए। अब लिखा है द वुमेन वर लिंच्ड, अब किसने उनको मारा? विलेजर्स ने। तो इन्होंने काम किया है तो बाई द विलेजर्स। किस चीज की मदद से? तो यहाँ पे क्या आएगा? विथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं, इफ आई Kiran Gontoju says, Sir, lynch meaning. Lynch is like when you kill someone unofficially, without any license, without any order. If you kill someone, that is known as lynch. If I say the child was killed uh, by a rope or with a rope, it should be with a rope. It gives everyone the class opportunity for practice. It gives everyone in the class. By lynched by, lynched by and with. Ah. Hmm. हिंदू पेपर फॉर स्टैंडर्ड ग्रामर अच्छी हो जाती है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू इज फाइन। अच्छा बताइए, यहाँ पे छह मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, राइट विद अ पेन और राइट इन पेन, मार्क विद अ पेंसिल या मार्क इन पेंसिल, राइट विद एन इंक पेन या राइट इन इंक। बताओ, राइट विद अ पेन सही है कि राइट इन पेन सही है? विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग? व्हाट डू यू से, राइट विद अ पेन और राइट इन पेन? Which one is right and which one is wrong? Ram Kinger Mishra says with a pen. Arvind Kaushik, both are correct. Mohit says पार्ट वन पार्ट टू में डिफरेंस है क्या? नीतू मैम के इंग्लिश बुक पार्ट वन एंड पार्ट टू में डिफरेंस है क्या? मेरे ख्याल से पार्ट वन और पार्ट टू में थोड़ा एक्सटेंड करके दिया है मोहित, अदरवाइज इट इज सेम। एक्सटेंड करके दिया है और भी कुछ चीजें ऐड करी हैं। जो नीतू मैम की बुक आई है जो पार्ट टू है उसमें कुछ एक्सटेंड करके दिया हुआ है, विच इज फाइन। बढ़िया बुक है, गो थ्रू, इट इज फाइन, बहुत बढ़िया बुक है। रवि भागेल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
राइट विद अ पेन इज राइट, राम किंकर मिश्रा कह रहे हैं राइट विद अ पेन सही है और राइट इन पेन गलत है। आ, बबलू सिंह, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बलून। अब ब्यूटीफुल रेड बलून होगा बबलू सिंह, वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, परेशान मत होइए। बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही हैं। देखो, इफ आई से राइट विद अ पेन, विकास कुमार, देखिए दोनों सही है, बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रेपोजिशन विथ लगाया तो आर्टिकल लगाएंगे, राइट विथ अ पेन, लेकिन राइट इन पेन, दोनों की मीनिंग सेम है। अगर प्रेपोजिशन इन लगा दिया तो आर्टिकल का एग्जाम नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप पेपर दे रहे थे एंड आई एम द इन्विजिलेटर एंड आई सेड द पेपर शुड बी रिटन with a pen, which is fine. The paper should be written with a pen. बिल्कुल सही है। अगर मैंने in का यूज कर दिया तो मैं बोलूंगा the paper should be written in pen. Write with a pen का मतलब पेन से लिखो, write in pen का मतलब हो गया जो लिखा हुआ हो वो पेन में होना चाहिए। The meaning remains the same. The only difference lies with preposition and article. दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कुछ शीट्स मंगवाई, आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग योर शीट्स एंड आई सेड यू गाइस विल मार्क इट विद अ पेंसिल। नाउ मैं दोनों स्टेटमेंट बोल सकता हूं, प्लीज मार्क विथ अ पेंसिल और प्लीज मार्क इन पेंसिल। मार्क के साथ विथ बोल दिया तो आर्टिकल आना जरूरी है, लेकिन मार्क इन बोल दिया तब मैं आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। उसका मतलब हुआ, अगर इफ आई से आप लोग शीट्स लेकर बैठे हैं, मैंने बोला जो भी आप लोग लिखेंगे पेंसिल से लिखेंगे, तो मैं दोनों स्टेटमेंट बोल सकता हूं, प्लीज राइट विद अ पेंसिल और प्लीज राइट इन पेंसिल, प्लीज मार्क विद अ पेंसिल या प्लीज मार्क इन पेंसिल, बोथ आर करेक्ट, सही दोनों है। If I say, please write, the papers should be written with an ink pen, fine. And the paper should be written in ink, both are correct. There is no difference. The only difference lies with the preposition and the article. अगर preposition तीनों में अगर with का इस्तेमाल किया है, it invites it invites an extra article a. अगर मैंने preposition in का इस्तेमाल कर दिया तो it will not have any article into it. Meaning same है, clear है? All right. Chale guys, in fact, I'm not feeling well, so I'll have to finish with the class. And सर, मीनिंग ऑफ मार्क इन पेंसिल, मार्क इन पेंसिल का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा, प्लीज मार्क इन पेंसिल, इसका मतलब जो मार्क किया हुआ हो वो पेंसिल में होना चाहिए। प्रवीण पूछ रहे हैं पेल्यूसिड का मीन्स होता है क्लियर, एनीथिंग विच इज वेरी क्लियर, विच इज वेरी lucid, which is very limpid, which is very easy to understand, anything which is very perspicacious, perspicuous, that is known as. Chaliye, thank you so much, enjoy yourselves, have will the meaning remain same if you do not use article? Huh? Yes, meaning will same, दोनों की meaning same है, दोनों की meaning same है। Radium gives up rays that blind the eyes. up में कुछ गलती है, gives up नहीं होगा। शिवम तिवारी, कैमोफ्लॉज मीन्स होता है व्हेन यू डिस्गाइज योर सेल्फ एज समथिंग एल्स, जब आप अपना भेष बदल लेते हैं, दैट इज नोन एज कैमोफ्लॉज। ऑलराइट, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्व्स, थैंक यू सो मच।